टाइमलेस इंस्पिरेशंस में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए साहस, संघर्ष और शानदार वापसी की वो महान कहानियां लेकर आते हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। परंपराओं और रूढ़ियों से बंधी दुनिया में एक युवा महिला ने अपनी नियति को मानने से इनकार कर दिया। उसने समुद्र पार किया, जाति, रीति रिवाजों और बीमारी को चुनौती दी और कम उम्र में ही इस दुनिया से जाते हुए वो एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। ये कहानी है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की, जो पश्चिमी चिकित्सा में प्रशिक्षित भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। एक छोटी पर तेजस्वी जिंदगी। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें साहस और वापसी की ऐसी ही और शक्तिशाली कहानियां लाने में मदद करता है जो दुनिया बदल देती हैं। 31 मार्च 1865 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कल्याण में यमुना जोशी का जन्म एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अपने 10 भाई बहनों में छठी थीं। वो तेज, जिज्ञासु थीं, लेकिन उनका जन्म उस समय हुआ था जब महिलाओं की शिक्षा को अक्सर एक विलासिता मानकर खारिज कर दिया जाता था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह गोपाल राव जोशी से हुआ, जो उनसे लगभग 2 दशक बड़े एक विधुर थे। उन्होंने यमुना का नाम बदलकर आनंदी रखा, जिसका अर्थ है खुशी लाने वाली। वे अपने समय के पुरुषों से अलग थे। वे सुधार में और महिलाओं की क्षमता में विश्वास रखते थे। अपने साधारण से घर में उन्होंने आनंदी को मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाई, कभी सख्ती से तो कभी प्यार से, जिससे आनंदी के मन में अपनी तत्काल दुनिया की दीवारों से परे झांकने की इच्छा जाग उठी। लेकिन आगे की राह में घर पर मिले पाठों से कहीं ज्यादा चीजों की मांग थी। उसमें जुनून, बलिदान और एक फौलादी इरादे की जरूरत थी। 14 साल की उम्र में आनंदीबाई ने एक बेटे का जन्म दिया। जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि वो डॉक्टर बनेंगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए जिसे सम्मान नहीं मिला, हर उस मां के लिए जिसे मदद से वंचित रखा गया। एक ऐसे समाज में जहां रूढ़िवादी नियमों के कारण महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से परामर्श नहीं कर सकती थी। वे सेतु बनेंगी, एक महिला चिकित्सक जो आधुनिक विज्ञान के साथ साथ परंपरा का भी सम्मान करेगी। लेकिन वो प्रशिक्षण कहाँ ले सकती थी? भारत में अवसर लगभग ना के बराबर थे। एकमात्र रास्ता था समुद्र पार करके अमेरिका जाना, जो उनकी दुनिया में कई लोगों के लिए साहसी और निंदनीय दोनों था। उनके पति गोपाल राव ने उनके सपने को मरने नहीं दिया। उन्होंने भारत में तैनात एक अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को विदेश में चिकित्सा पढ़ने के लिए भेजने पर मार्गदर्शन मांगा। ये विनती द मिशनरी रिव्यू में प्रकाशित हुई और न्यू जर्सी की एक शिक्षिका थियोडेसिया कारपेंटर तक पहुंची, जिनकी दूरदृष्टि वैश्विक थी। कारपेंटर ने आनंदीबाई को अपनी पढ़ाई के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे उन्हें आंटी डोसी कहकर बुलाती थीं। उन्होंने धर्म, संस्कृति और कर्तव्य पर पत्र लिखे। उनका बंधन महाद्वीपों तक फैला और इसी में आनंदीबाई को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सहारा और साधन दोनों मिला। 1883 में उन्होंने सेरमपुर कॉलेज हॉल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन पर पत्थर फेंके गए, आवाजों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहीं। उन्होंने हिंदू बने रहने की कसम खाई कि वो सुविधा के लिए कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी। उन्होंने घोषणा की कि मैं अपने आप को एक स्वयं सेवक के रूप में पेश करती हूँ। उनके साहस ने सुधारकों और दानदाताओं को प्रेरित किया। योगदान की बाढ़ आ गई। उनकी यात्रा को अब चुप नहीं कराया जा सकता था। 18 वर्ष की उम्र में वे काला पानी पार करने के लिए निकली, वो समुद्र जिसे कई लोग निर्वासन मानते थे। उनके साथ सहायक और उम्मीद भी थी। वे जून 1883 में न्यूयॉर्क पहुंची और फिर फिलाडेल्फिया। वहां उन्होंने विमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में आवेदन किया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। ये एक दुर्लभ संस्थान में एक दुर्लभ विशेषाधिकार था, जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चिकित्सा पढ़ती थीं। 1980 के दशक का फिलाडेल्फिया कठोर और माफी ना देने वाला था। सर्दियां बहुत गहरी थीं, रीति रिवाजों ने उलझा दिया और हर कोने ने उनके संकल्प को परखा। इन सब के बावजूद आनंदीबाई ने अपनी पहचान छोड़ने से इनकार कर दिया। वे साड़ी में क्लासें लेती, अपने हिंदू रीति रिवाजों को बनाए रखती और घर पर याद और विचारों से भरे पत्र लिखती। लेकिन शारीरिक बोझ भारी था। उन्हें लगातार खांसी रहने लगी। ये टीबी की शुरुआती पकड़ थी। अपरिचित जलवायु,
पढ़ाई का तनाव, भावनात्मक बोझ सब उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनकी कमजोरी को पहचानते हुए डीन राहेल बोडली ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो परिचित भोजन खा सकें और जरूरत के अनुसार आराम कर सकें। आनंदीबाई के पाठ्यक्रम में शरीर विच्छेदन, प्रसूति विज्ञान, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी शामिल थे। ये सब अंग्रेजी में दिया गया, एक ऐसी प्रणाली में जो उनके लिए पूरी तरह से विदेशी थी। फिर भी उन्होंने उत्कृष्टता प्रदर्शन किया। उनकी थीसिस आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति विज्ञान ने प्राचीन संस्कृत चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक यूरोपीय ज्ञान के साथ बुना, दो दुनियाओं के बीच एक पुल। 11 मार्च 1886 को एक साधारण साड़ी पहने उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन के मंच को पार किया। सिर्फ 21 साल की उम्र में वे पश्चिमी चिकित्सा की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जश्न मनाने वालों में उनकी चचेरी बहन पंडिता रमाबाई भी थीं, जो भारत से यात्रा करके आई थीं। यहां तक कि महारानी विक्टोरिया ने भी बधाई संदेश भेजा। ये इस बात का सबूत था कि ये बात सिर्फ भारत से भी बड़ी थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी थी। अपनी डिग्री और सद्भावना के सैलाब से लैस होकर आनंदीबाई 1886 के अंत में भारत लौटी। उनका स्वागत राष्ट्रीय नायिका के रूप में किया गया। कोल्हापुर की रियासत ने उन्हें पूना के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिलाओं के वार्ड की फिजिशियन इंचार्ज नियुक्त किया। उन्होंने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया, ज्ञान को उपचार में बदलने के लिए तैयार थीं। यद्यपि उनका शरीर जो पहले से ही टीबी से तबाह हो चुका था, जिम्मेदारी के बोझ तले हाँफ रहा था। महिला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, सलाह देने और अपनी पहुंच को व्यापक बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा भीतर की बीमारी से तेज नहीं जोड़ सकी। 26 फरवरी 1887 को अपने 22वें जन्मदिन से ठीक पहले डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का निधन पूना में हो गया। राष्ट्र रोया, वो जो प्रतीक बन गई थी, उनका दूर दूर तक शोक मनाया गया। एक अंतिम प्रतीकात्मक कार्य में उनकी अस्थियां को न्यूयॉर्क में थियोडिसिया कारपेंटर के पास भेजा गया, जिसे पफकिप्सी में कारपेंटर परिवार के प्लॉट में दफनाया गया। कब्र के पत्थर पर लेख है, आनंदी जोशी, एक ब्राह्मण लड़की, पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री प्राप्त करने वाली पहली ब्राह्मण महिला। उनकी यात्रा पूरी हो गई थी, भारत से समुद्र के पार और वापस एक बेटी और एक डॉक्टर दोनों के रूप में। हालांकि उनका जीवन 22 साल तक चला था, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की विरासत पीढ़ियों से कहीं अधिक गूंजती रही है। उन्होंने असंभव को साबित किया कि भारतीय महिलाएं पश्चिमी चिकित्सा में महारत हासिल कर सकती हैं, जबकि दुनिया इसके विपरीत मानती थी। उन्होंने महिला स्वास्थ्य सेवा का झंडा उठाया, अपने दर्द को गरिमा से ठीक करने के मिशन में बदल दिया। उन्होंने पहचान और आत्मसातकरण का संतुलन प्रदर्शित किया। वे बिना आस्था या सांस्कृतिक गौरव के महाद्वीपों को पार कर गईं। उनकी यात्रा ने पूरे भारत की महिलाओं को प्रेरित किया। जल्द ही कादम्बिनी गांगुली और कामिनी रॉय जैसी अग्रदूतों ने उनके रास्ते से प्रेरित होकर चिकित्सा में कदम रखा। उनकी स्मृति आज भी जीवित है। चिकित्सा में आनंदीबाई जोशी पुरस्कार में, उनके सम्मान में शुक्र ग्रह पर नामित एक गड्ढे में, स्मारक डाक टिकटों में और 2019 की मराठी फिल्म आनंदी गोपाल में। आज भारत की हर महिला जो किसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में कदम रखती है, वे उनके साहस की एक चिंगारी को साथ रखती है। कक्षाओं, अस्पतालों और मंचों पर उनका नाम लिया जाता है, उनका सपना आगे बढ़ाया जाता है। 21 वर्ष बहुत कम थे, लेकिन उनका जीवन एक सदाबहार वसंत बन गया, दूसरों को पोषित करता रहा जिन्होंने बढ़ने का साहस किया। उनके कदम के निशान भले ही कम हों, लेकिन उनकी छाप विशाल है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का छोटा जीवन परिस्थितियों पर आत्मा की विजय थी। उन्होंने पूर्वाग्रह, बीमारी और निर्वासन का सामना किया और अपनी महत्वाकांक्षा में विजयी हुई। वे एक चिरस्थायी प्रेरणा बनी रही हैं। इस बात का प्रमाण है कि साहस को सहमति का इंतजार नहीं करना चाहिए, कि बदलाव की चिंगारी एक अकेले जीवन से भड़क सकती है और कि अन्याय दृढ़ विश्वास की शक्ति के सामने ढह जाता है। अगर ये कहानी आपको भावुक किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें साहस और वापसी की ऐसी ही और शक्तिशाली कहानियां लाने में मदद करता है, जो दुनिया बदल देती हैं। टाइमलेस इंस्पिरेशंस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले बार तक ये कहानियां आपके मार्ग को प्रकाशित करें और आपके सपनों को साहस दें।